वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान इनफरादी, कौमी और खित्ते की तरक्की के लिए इलाकाई ताउन की ताकत पर यकीन रखता है। 35वें सार्क चार्टर डे की मुनासबत से अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सार्क ममालिक के दूर अंदेश रहनुमाओं ने जनूबी एशिया की तरक्की और खुशहाली के लिए सार्क चार्टर मुरत्तब किया। आज का दिन हमारी तवज्जो गुर्बत, जहालत, बीमारी और पसमानदगी के खात्मे की तरफ दिलाता है। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान सार्क प्रोसेस को कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म है। तवक्का है कि सार्क प्रोसेस में हायल रुकावटें दूर कर दी जाएंगी। पाकिस्तान इनफरादी, कौमी और खित्ते की तरक्की के लिए इलाकाई ताउन की ताकत पर यकीन रखता है। बराबरी और बाहमी इज्जत के उसूल पर कारबंद रहते हुए मौसर इलाकाई ताउन के हुसूल को मुमकिन बनाया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का कहना है कि पीटीआई इमरान खान की वजह से है, वो माइनस नहीं होंगे, लेकिन मरियम नवाज के माइनस होने का वक्त आ गया है। लाहौर में ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि तहरीक इंसाफ इमरान खान की वजह से है, वो हैं तो पीटीआई है, इमरान खान माइनस नहीं हो सकते। मरियम नवाज के माइनस होने का वक्त आ गया है। लंदन में नवाज शरीफ की तीमारदारी के लिए उनके बेटे मौजूद हैं। देखें, मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि उनके पास उनके दो बेटे हैं, बहुएं होंगी, सब हैं वहाँ पे, मगर तीमारदारी के लिए ख़ास तौर पे मरियम का जाना मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। मगर अप्लाई किया उन्होंने, मुल्क से मेरा ख्याल है बाहर निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। तो जैसे हमारे किसी दोस्त ने कहा, पहले नवाज शरीफ माइनस हुए हैं, फिर शहबाज शरीफ माइनस हुए हैं, अब मरियम के माइनस होने का टाइम आ गया। जहांगीर तरीन का कहना था कि मईशत में हर दिन के साथ बेहतरी आ रही है। मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद आसिफ जरदारी और नून लीग है। अपोजिशन को उनकी करप्शन के बाइस रगड़ा लग रहा है। जिन पर केसेस हैं वो खुद को बचाने के लिए बाहर जा रहे हैं। आसिफ जरदारी से मुतालिक भी लगता है कि बीमारी के बाइस वो बैरून मुल्क जा सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता। हाँ, कुछ लगता तो है कि उनका भी शुरू है, वो भी ज़रा बीमार ज़्यादा हो रहे हैं। उनके लिए भी ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि सिर्फ अमेरिका और इंग्लैंड में उनका इलाज हो सकता है। तो मेरा ख्याल है पॉसिबिलिटी तो है कि शायद तमाम के तमाम लोग जिनके ऊपर केसेस हैं वो अपने आप को बचाने के लिए मुल्क से फरार होने को। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरी के हवाले से जहांगीर तरीन ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और कानून साजी का इख्तियार रखती है। हमारी और अपोजिशन की आईनी जिम्मेदारी है कि मिलकर बैठें। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से पीटीआई रहनुमा का कहना था कि चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई है, उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, पहले भी अख्तर मेंगल के साथ मिलकर मामलात हल किए हैं। चौधरी बरादरान से भी मेरी मुलाकात हुई है, अभी हम सब की एज ए टीम मिले थे, उनकी ऐसी कोई रिजर्वेशन नहीं है। और जहाँ तक ये -1 वाली बात है, मैं आपको ये बता दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इमरान खान की वजह से। माइनस इमरान खान कोई और चीज़ कोई आदमी सोच भी नहीं सकता और न सोच। इमरान खान -1 नहीं होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हमने हुक्मरानों की गर्दन से तकब्बुर का सरिया निकाल दिया है। पेशावर में जलसे आम से खिताब के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने पेशावर को खंडर में तब्दील कर दिया। बीआरटी में 1 किलोमीटर की लागत 2.5 अरब रुपए है। पूरा पेशावर खंडर बनाकर भी जीत गए, इसको कहते हैं धांधली। किसी और शहर में बीआरटी खंडर होता तो अवाम वोट ना देते। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पूरा पाकिस्तान बीआरटी बन चुका है। महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। मुल्क में 25 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। पाकिस्तान के नौजवानों को अपने मुस्तकबिल के बारे में इज़्तिराब है। ये मुल्क और कौम का पैसा जाया कर रहे हैं। कहते हैं पेशावर में जीते हैं, अगर किसी और शहर में ये बीआरटी होता और ये हशर होता और ये शहर खंडरात होता, मेरे समेत कोई भी होता, वहां के लोग उसको वोट न देते। ये कैसा है कि शहर खंडर खंडर हो गया है। लोगों के आमदरफ्त में जो मुश्किलें और दिक्कतें हैं, साल हा साल से हैं, और फिर भी कहते हैं ये जीते हैं। इसको कहते हैं धांधली।
इस हुकूमत ने एक साल में सबसे ज्यादा कर्जे लिए। मुल्क की तारीख में पहली बार स्टेट बैंक खसारे में जा रहा है। पहली बार एशियाई तरक्याती बैंक से इमरजेंसी क्राइसिस कर्जा ले रहे हैं। इन बहरानी कर्जों का नतीजा क्या निकलेगा? खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है, कश्मीर बिक चुका है, मालूम नहीं इसके बदले क्या लिया है। ये कश्मीरियों और पाकिस्तान के गद्दार हैं। सरबराह JUIFA का कहना था कि बताया जाए 1 अरब दरख्त कहाँ लगाए हैं। 20 करोड़ से ज्यादा दरख्त साबित नहीं कर सकते। अब कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में दरख्त लगाऊंगा। कौम तहकीकात का कहती है तो हुक्मरान अदालतों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत एहतसाब कमीशन के शिकंजे में आ गई। एहतसाब कमीशन ने PTI का एहतसाब शुरू किया तो एहतसाब कमीशन खत्म कर दिया गया। आपके अपने कमीशन ने बताया कि गुज़िश्ता 10 साल में लिए गए कर्जे सही अकाउंट्स में आए। तसव्वुर था कि इस हुकूमत की पुष्ट पर एस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ तसव्वुर था कि इस हुकूमत की पुष्ट पर बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट है। इसके कदमों को उखाड़ना ये किसी के बस की बात नहीं। सारी दुनिया सहमी हुई थी, लेकिन हमने बता दिया कि नाजायज हुक्मरानों को और उसकी कुर्सी को और उसके इख्तिदार को कैसे उखाड़ा जाता है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हुक्मरानों की कश्ती डामाडोल है और डूबने के करीब है। हमारे एहतजाज से हुक्मरान की अकड़ खत्म हो गई। हमने हुक्मरानों की गर्दनों से सरिया निकाल दिया है। किसी से घबराने की जरूरत नहीं, जुर्रत की जरूरत है। हम ऐसी नाजायज हुक्मरानी को ना तस्लीम करते हैं और ना इसे चलने देंगे। अवाम ने इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी का जो सफर शुरू किया है वो मंजिल पर पहुंचने वाला है। अपोजिशन की जमातें बाहमी यकजहती का मुजाहिरा कर रही हैं। आपने इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए जो अलम उठाया है, जो सफर शुरू किया है, इंशाअल्लाह वो मंजिल पर पहुंचने वाला है। और पहले हम कहा करते थे कि मुल्क की मईशत की किश्ती डामाडोल है, लेकिन आपकी हिम्मत को मुबारक हो कि आज हुक्मरानों की किश्ती डामाडोल है और वो अब डूबने के करीब पहुंच गई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से पाकिस्तान से लंदन पहुंचने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लंदन में इलाज की गर्ज से 19 नवंबर से मौजूद हैं, जहां अब तक उनका मुतअद्दिद बार तिब्बी मुआयना किया गया है। नून लीग के आला सतह के वफ़द ने लंदन में इलाज के लिए मुकीम पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की। यह मुलाकात एवनफील्ड अपार्टमेंट में हुई। मुलाकात में नून लीग की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात से कबल लीगी रहनुमाओं ने जोहराने पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों में साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार और सेनेटर परवेज रशीद भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का तजर्बा इंतहाई मायूस कुन है, जबकि इस्लामाबाद इस वक्त जादू टोने की गिरफ्त में है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की है और उनके मुआलिज डॉक्टर अदनान से भी बात हुई है, जिन्होंने सेहत के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सेहत को बरकरार रखने के लिए उन्हें अद्वियात दी जा रही हैं। उनकी सेहत बेहतर नहीं हो रही है और इलाज की गर्ज से अमेरिका ले जाना पड़ेगा। अभी मियां नवाज शरीफ साहब की हम सब ने खैरियत दरियाफ्त की और उनके जो मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान, उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी कि इस वक्त मियां साहब की जो हेल्थ कंडीशन क्या है। मुख्तसरन कि उनका जो पैट स्कैन जो हुआ था उसके रिज़ल्ट के नतीजे में जो उनके पैट स्कैन में उनके जो लिम्फ नोड्स जो बड़े हुए हैं, उनकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो वो डॉक्टर्स कर रहे हैं और साथ साथ उनके जो प्लेटलेट्स को मेंटेन करने के लिए जो अद्वियात वो दी जा रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी इन साथियों का और पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा किया बेहद कि उन्होंने उनके लिए अल्लाह ताला के हज़ूर दुआएं मांगी
मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि दोबारा इलेक्शन से पहले इन हाउस तब्दीली जरूरी है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में जो मामलात चले हैं इन पर शहबाज शरीफ से हिदायत ले ली हैं। वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के हमरा लंदन में मौजूद हैं, जहां उन्होंने पार्टी का आला सतह का इजलास तलब किया था, जिसमें शिरकत के लिए एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, अमीर मुकाम खुर्रम दस्तगीर, परवेज रशीद समेत दीगर रहनुमा पाकिस्तान से लंदन पहुंचे हैं। हमारा ये मौक़िफ़ है कि फर्स्ट स्टेप जो है इन हाउस चेंज आए, नॉट फॉर द सेक ऑफ परपेचुएटिंग द चेंज बट द सेक ऑफ होल्डिंग न्यू इलेक्शन। पाक बहरे के अफ्रीकी ममालिक में बहरी सिफारतकारी जारी है। इस सिलसिले में 2 बहरी जहाज़ों ने लागोस में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें हज़ारों अफराद को इलाज, ऑपरेशन और अद्वियात की सहूलियात फराहम की गईं। अफ्रीकी ममालिक में पाक बहरे के 2 जहाज़ों मुआविन और असलत ने नाइजीरिया का दौरा किया। पाक बहरे के दोनों जहाज़ बहरी सिफारतकारी के लिए मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर हैं। पाक बहरे के जहाज़ों ने लागोस में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें हज़ारों अफराद को इलाज, ऑपरेशन और अद्वियात की सहूलियात फराहम की गईं। तर्जुमान पाक बहरे के मुताबिक नाइजीरियन अवाम ने पाक बहरे के खैर सगाली के इस इकदाम को बड़े पैमाने पर सराहा और पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। इस दौरे में मिशन कमांडर ने नाइजीरियन हुक्काम से अहम मुलाकातें की, जिनमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा बहरी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। मिशन कमांडर ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और कश्मीरियों की हालत जार से नाइजीरियन हुक्काम को आगाह किया। दौरे के आखिर में दोनों ममालिक के जहाज़ों ने मुश्तरका मशकों में भी हिस्सा लिया। दौरे का मकसद पाकिस्तान के मुस्बत इमेज का फरोग, 2 तरफा बहरी ताउन का मजीद इस्तेहकाम और इंसानी हमदर्दी के जज्बों को फरोग देना है। महंगाई, बिजली और गैस की कीमतों के खिलाफ नून लीग की जानिब से मुल्क गिर एहतजाज किया गया। मुख्तलिफ शहरों में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। कराची में भी प्रेस क्लब के बाहर लीगी कारकुनान की जानिब से मुजाहिरा किया गया। शुरका ने मुतालबाती बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर महंगाई को कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी, बिजली सस्ती करो जैसे नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन की जानिब से भरपूर नारेबाजी भी की गई। शुरका का कहना था कि वो लीगी कायदीन की काल पर एहतजाज के लिए निकले हैं। मुजाहिरीन में लीगी रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, तारिक अजीज समेत मकामी रहनुमाओं और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए साबिक MP शाहजहां बलोच का कहना था कि हुकूमत महंगाई कम करने में नाकाम हो गई है। ये बिल्कुल नालायक हुकूमत है जो नाकाम हो गई है। ये आज हमने ये महंगाई के हवाले से एहतजाज किया है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त महंगाई बिल्कुल हुकूमत के बस से उसको कंट्रोल करना बाहर हो गई है। गरीब आवाम का, सफ़ेद पेश आवाम का, मिडिल क्लास आवाम का जीना दोबर हो गया है। हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। एक तरफ वो टैक्सेस, गुंडा टैक्स की सूरत में टैक्सेस ज़बरदस्ती ले रहे हैं, लेकिन रिलीफ नाम की कोई चीज़ आवाम को नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक नालायक हुकूमत है। इसके पास कोई टीम नहीं है। जो भी इसके सरपरस्त हैं उनको चाहिए कि अपनी गलती का एहसास करके अपनी गलती का इज़ाला करें। ख्वाजा तारिक नज़ीर का कहना था कि जिन्होंने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों का वादा किया था, उन्होंने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। कि जिन्होंने ये वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर, तो करोड़ नौकरियां तो नहीं, अलबत्ता 20 से 30 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया है और गरीब लोगों के घर मस्मार कर दिए हैं। जबकि अपना गैर कानूनी घर जो है उसको जाली सर्टिफिकेट पे रेगुलराइज कराया है और रोज़मर्रा के खाने पीने की अशिया में इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी का चूल्हा जो है वो बुझ गया है, उसके लिए जीना दोभर हो गया है। और अफसोस की बात ये है कि अब भी ये कहते हैं कि घबराना नहीं है। गालबन जिस तरह लोग कहते हैं कि जब तक आपको फट्टे पे ना डाल दिया जाए नहलाने के लिए, तब तक शायद ये जो है हमें घबराना नहीं है। मुस्लिम लीग नून कराची डिवीजन के सदर सलमान खान का कहना था कि आवाम वादों की तकमील के इंतजार में बैठे हैं। लोगों को बेघर कर दिया गया है। सस्ती बिजली पर टैक्स लगाकर बेचा जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। आज हमारा जो एहतजाज है वो महंगाई के खिलाफ है, बिजली के नरखों में इजाफे के खिलाफ है और बेरोज़गारी के खिलाफ है। 1.5 साल हो गया है इस हुकूमत को। कई वादे के इंतज़ार में कई लोग बैठे हुए हैं, कई लोग बेघर हो गए। यहाँ पे कई वादे हुए, कुछ 6 महीने पहले कुछ बिल्डिंग्स इमारत गिरा दी गई। वो लोग आज भी बेचारे सर्दी में बाहर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, लोगों की अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। और साथ साथ जो ये
بجلی کے اوپر میں خاص طور پہ اس لیے کہوں گا کیونکہ ہم نے جو بجلی کے کارخانے پاکستان مسلم لیگ نواز نے لگائے تھے وہ سستی ترین بجلی آج بھی پیدا کر رہے ہیں. اس بجلی کے اوپر ٹیکسز لگا کے گورنمنٹ کے اوپر اس کا پروفٹ لگا کے اس کو مہنگا کر کے عوام کو بیچا جا رہا ہے جو کہ بہت غلط ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ حکومت ساری کمائی کراچی سے لیتی ہے لیکن یہاں خرچ کرنے کے لیے حکومت کے پاس پیسہ نہیں. شہید ملت انڈر پاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک گھبرائے ہوئے شخص نے یہ کہا کہ گھبرانا نہیں ہے. جب میں سندھ کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گا تو دیکھتا ہوں کیسے کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ پچھلے 3 سال میں کراچی میں میگا اسکیمیں مکمل کی گئی ہیں. کراچی والوں کو چور کہتے ہیں اور ساری کمائی بھی یہاں سے لیتے ہیں. ہم غریبوں کے ساتھ رہتے ہیں, ان کے دکھ سکھ کا پتہ ہے, ان کو تو ٹی وی سے پتہ چلتا ہے. ایک بھی پروجیکٹ حکومت نے کراچی میں شروع نہیں کیا. کہتے ہیں گھبرانا نہیں. وہ مجھ سے ملنے سے گھبرا رہے ہیں, مجھے موقع ہی نہیں دیتے کہ ان کے سامنے بات کروں. مراد علی شاہ نے کہا کہ میرا حق ہے کہ صوبے کی بات ان کی آنکھوں میں ڈال کر کروں. نون لیگ کی حکومت نے کراچی میں کچھ پروجیکٹ شروع کیے تھے. موجودہ حکومت کے لوگ سب میں فیل ہو چکے ہیں. سندھ میں ترقیاتی کام سندھ حکومت کرا رہی ہے. وفاق سے کام نہیں ہوتا تو کوتاہیاں ہم پر ڈال دیتا ہے. کل کچھ مایوس لوگ اسلام آباد گئے تھے اور انہیں ایک گھبرائے ہوئے شخص نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے, ان سے ڈرو نہیں. تو یہ ضروری ہے ان مایوس لوگوں کی مایوسی بڑھانے کے لیے جنہوں نے کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی یا مراد علی شاہ یا سندھ حکومت کام نہیں کر سکتی, ہمیں بھی نہیں کرنے دے رہی. تو بھائی ہم نے تو یہ کام کیا ہے, اپنی کوتاہیاں اپنی کمزوریاں ہمارے گلے نہ ڈالیں. آپ سے کام نہیں ہوگا, یہ تو مجھے بہت پہلے سے پتا ہے. اس لیے بھی ضروری ہے یہ بتانے کے لیے ان مایوس لوگوں کی مایوسی بڑھانے کے لیے, اس لیے کہ یہی کہا گیا نا کہ آپ مایوس نہ ہو. مایوس تھے, مایوس ہے, مایوس رہیں گے اس لیے کہ ان کو کام کرنا نہیں آتا. دریاسنا مراد علی شاہ کی تقریر کے دوران ایک نوجوان نوکری کی عرضی لے کر اسٹیج پر پہنچ گیا. کہا 5 سال سے آپ سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں. مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم ملازمت ایسے نہیں دے سکتے, حکومت ڈائریکٹ نوکریاں نہیں دے سکتی. تمام نوکریاں اشتہارات کے ذریعے میرٹ پر دی جاتی ہیں. اسپیشل اسسٹنٹ کی پوزیشن جو آپ مانگ رہے ہیں وہ سیاسی پوسٹ ہے. خیال رہے کہ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو نے کراچی میں سگنل فری شاہراہوں شہید ملت روڈ انڈر پاس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا تھا کہ پنجاب کے شیر شاہ سوری سے پوچھیں کہ کتنا کام کیا. سندھ حکومت ایک دن میں 7 منصوبوں کا افتتاح کر رہی ہے. 27 دسمبر کو لیاقت باغ سے سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کو پیغام دیں گے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ڈرگ روڈ انڈر پاس چیئرمین صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا, پچھلے دور میں یہ کمپلیٹ ہوا تھا. میں سارے آپ کو بتا رہا ہوں. سب مرین انڈر پاس جس کا آج افتتاح ہو رہا ہے یہاں. طارق روڈ انڈر پاس جس پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں, تو انشاءاللہ جیسے ہی چیئرمین صاحب پہلی گاڑی لے جائیں گے اس انڈر پاس سے اور اس کے بعد ٹریفک کے لیے شروع ہو جائے گا. منزل پمپ فلائی اوور, یہ مایوسی بڑھ رہی ہے, وہ دبتے چلے جا رہے ہیں. جیسے جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ سن رہے ہوں گے اور پچھتا رہے ہوں گے, یار اس کا کچھ کرو, یہ تو کام کر رہا ہے, یہ تو پیپلز پارٹی کے بتا رہے کام کیے ہوئے. یتیم و بے سہارا بچیوں کا مرکز کاشانہ ویلفیئر کی سابق سپرنٹینڈنٹ افشہ لطیف نے کاشانہ ویلفیئر سے بچیوں کی جبری شادیاں کرانے کے حوالے سے انکشاف کیا ہے. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے افشہ لطیف نے کہا کہ کاشانہ کے واقعات سامنے آنے پر ہمیشہ پردہ ڈال دیا جاتا تھا, تاہم 29 نومبر کو کاشانہ کی بچیاں منظر عام پر آئیں. کاشانہ کی سابق سپرنٹینڈنٹ افشہ لطیف کا کہنا تھا کہ کاشانہ کی عینی شاہدین بچیوں کو وہاں سے غائب کر دیا گیا ہے, جبکہ دروازہ توڑنے کا طریقہ کار 4 ماہ سے جاری تھا. افشہ لطیف نے کہا کہ کاشانہ کا سارا عملہ تبدیل ہو چکا ہے. 6 اپریل کے بعد ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے مجھ پر دباؤ ڈالا گیا. انہوں نے کہا کہ سابق ویلفیئر وزیر اجمل چیمہ نے دفتر میں آ کر دھمکایا اور بچیوں سے ملاقات کی, جبکہ بچوں کی حدود میں رات کے وقت کوئی نہیں آ سکتا, اور 9 جولائی کو بچیوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا گیا. کاشانہ کا داخلی دروازہ توڑ کر پولیس اندر گھسی, کسی وارنٹ کے بغیر ادارے میں آ گئی. ان کے ساتھ نہ تو کوئی لیڈی کانسٹیبل تھی
और ना ही कोई ऐसा क्राइम किया गया था कशाना की हदूद में जिसके लिए पुलिस बुलाना पड़ी। ये वाक़या कोई नया नहीं था, ये मसला पिछले 4 महीने से चल रहा था, जिसके पसे पर्दा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ थे जिनको छुपाने के लिए फ़ौरन अरबाब इख्तियार की तरफ से पुलिस बुलाई गई। अफशा लतीफ़ ने कहा कि अफसर नदीम वड़ाइच इंक्वायरी के लिए आया और तौहीन आमेज़ रवैया इख्तियार किया, जबकि वज़ीर आला की मुआयना टीम के सामने अजमल चीमा ने मेरा हाथ पकड़ा, जिस पर मैंने वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिखा, मगर वज़ीर आला की इंस्पेक्शन टीम की हिदायत पर मुझे निकाल दिया गया। अगले दिन मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब को ये एक लेटर लिखा, थ्रेटनिंग बिहेवियर ऑफ CMIT। मेंबर जनरल नदीम वड़ाइच ने आपके अदारे में जो सबको यरगमाल बनाया, सबको हरासा किया, इसके बारे में मुदारा आप देखें। ये इंक्वायरी पर असरअंदाज हो रहे हैं, हमें हरासा किया जा रहा है, बच्चियों को हरासा किया जा रहा है, लेकिन किसी ने कोई इसके ऊपर ना मुझसे पूछा और ना कोई एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि अफशा किरण ने सायमा को काशाना में वार्डन बनाया और अफशा किरण मजीद रिश्तेदारों को यहाँ लगवाना चाहती थी। साबिक सुपरिटेंडेंट ने बताया कि 5 साल में 25 जबरी शादियाँ कराई गईं, मगर इन शादियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुझे दबाव डाला जाने लगा था जुलाई में, जून में ये मामला शुरू हुआ था जब अफशा किरण इम्तियाज़ ने यहाँ पे अपनी एक रिश्तेदार सायमा को छोड़ा वार्डन के तौर पे, उसकी 2 बच्चियों को यहाँ पे स्टे करवाया और वार्डन की रहाइश दी उसके बाद, जिसके बाद इन्होंने मेरे पे दबाव डाला कि इसके शोहर को और इसके भाई को भी यहाँ पर मुलाजमत देनी है, यहाँ पे रहाइश देनी है। पूरे अदारे की चाबियाँ उसके हवाले कर दी गई और उसको सुपरवाइज़र के तौर पे वहाँ पे रखा गया, जबकि वो एक जाहिल औरत थी। इसके बाद फिर उनका दबाव बढ़ता गया कि यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं, अंडर एज बच्चियाँ हैं, 9-10 की स्टूडेंट्स हैं, उनकी फौरी शादियों का इंतज़ाम करना है और साथ ही जो वहाँ पे वार्डन की रूम रेजिडेंस को डेकोरेट करना था, एक हमारा मेल स्टाफ रूम था उसको सजाना था और साथ ही एक रूम हमारा बाहर है लॉन की तरफ जिसको उन्होंने डेकोरेट करने के अहकामात दिए। सूबा बलूचिस्तान के शहर कोयटा में ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक 16 रोज़ा आगाही मुहिम का आगाज़ हो गया है। इस हवाले से इदारा सकाफ़त बलूचिस्तान में पेंटिंग्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में 48 मुसव्विरों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने फ़न के ज़रिए ख़वातीन पर तशद्दुद को मुख्तलिफ पैराहों में उजागर किया। नुमाइश में ज़िंदगी के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका का कहना था कि पेंटर्स ने ख़वातीन की हिरासगी को बड़ी खूबसूरती से कैनवस पर मुंतकिल किया है। नुमाइश का एहतमाम एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से किया गया। ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए NGO की नुमाइंदा खतीजा परवीन का कहना था कि कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में हम खवातीन के लिए काम कर रहे हैं। हमने कोशिश की है कि मुसव्वरी के जरिए किसी तरह से खवातीन के मसाइल को उजागर किया जाए। शिरकत का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो थ्रू ऑल पाकिस्तान में काम कर रही है, जिसमें हम बेसिकली 4-5 चीज़ों को फोकस करते हैं। एक तो औरत को लॉज के हवाले से इंफॉर्मेशन दें ताकि वो एक्सेस कर सके मुख्तलिफ जगहों पे, उसकी हेल्थ की हम बात करते हैं, उसकी अलायंस की बात करते हैं, उसके वॉइस को हम कैसे रेज कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जनरेट करते हैं। इसी तरह से हमारा एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे NE के नाम से, RNE के नाम से, जिसमें फोकस हम करते हैं औरतों के लिए कि वो औरतें जो वुमेन एक्टिंग फॉर चेंज की बात करें, उनके लिए हम काम कर यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में काम करें। बलूचिस्तान के अंदर खासतौर पर कोयटा में 10 इलाकों में हम काम कर रहे हैं। और ये जो आज आप देख रहे इतना बड़ा एग्जीबिशन जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसका मतलब ये था कि क्योंकि इंटरनेशनली तौर पर लोग मनाते हैं हर साल 16 एक्टिविज़म, हर साल में मुख्तलिफ टॉपिक होते हैं। इस दफ़ा जो टॉपिक इन्होंने लिया था, एक तो रेप के हवाले से, दूसरा हरासमेंट के हवाले से, ठीक है, उन चीज़ों पे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया। तो हमने भी ये सोचा कि क्यों ना यहाँ के वो पेंटर, क्योंकि पेंटिंग करना एक फ़न है और किसी पेंटर को आप एग्जीबिशन में उस मुकाबले में नहीं ला सकते, उसकी अपने फीलिंग्स होते हैं, उसके अपने कलरों के साथ एक ताल्लुक़ बनता है। हमने कोशिश की कि वो उन कलरों को किस तरह से हरासमेंट और रेप के हवाले से किस तरह से देखते हैं। तो उसी भी यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें मुख्तलिफ लोगों को हमने अपॉर्चुनिटी दी।
कोयटा में गैस की लोड शेडिंग के सबब लकड़ी के चूल्हों की फरोख्त में इजाफा हो गया है। कोयटा शहर में सर्दी के मौसम में अक्सर इलाकों में शहरियों को गैस की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, जिससे लोगों के मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मकामी सतह पर बनने वाले लकड़ी के चूल्हों की खरीदारी में मसरूफ है। दुकानदारों का कहना है कि लकड़ी के स्टोव से सर्दी में करीब आवाम का गुजारा हो जाता है, जबकि शहरियों का कहना है कि महंगाई में इजाफा हुआ है और गैस की लोड शेडिंग एक बड़ा मसला बन चुका है। ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए एक दुकानदार का कहना था कि गैस स्टोव को लोहे की चादर और ड्रम से बनाते हैं। आमतौर पर इनकी कीमत 500 से 1000 रुपए रखी जाती है, लेकिन ऑर्डर पर बनने वाले चूल्हे महंगे होते हैं। ये जो है ना स्टोव है, ये 2 से 3 घंटे में बन जाता है एक दाना। ये जो है ना चादर से बनाते हैं हम लोग, और ये जो है ना ड्रम से बनाते हैं। इनका कीमत 500 से 1000 तक है, 2000 3000 ऑर्डर का है, वो फिर महंगा है। ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए एक दुकानदार मोहम्मद सादिक का कहना था, इस साल लोहे की चादर महंगी होने की वजह से थोड़ी महंगाई हुई है। इन स्टोव से गरीब आवाम का गुजारा भी हो जाता है। ये गीज़र जो है ना हम लोग जो है ना 2000 रुपये का 2500 रुपये का बेच रहे। अभी बाज़ार में जो गीज़र मिलते हैं वो जो ना 30,000 25,000 रुपये के मुस्किन का जो है ना उसको बस नहीं चल रहे। इस वजह से हम लोग ये सस्ता गीज़र बना रहे। इसमें जो है ना ये ख़राब भी नहीं होते और ये अच्छा चीज़ भी होते हैं। इस वजह से हम लोग ये सस्ता गीज़र बेचे, इसका मुस्किन का गुजारा हो जाते हैं। और अभी इस साल जो है ना थोड़ा चादर महंगा हुआ है, इस वजह से थोड़ा 200-300 रुपये महंगाई हुआ है। एक शहरी मोहम्मद यासिर का कहना था कि गैस की लोड शेडिंग की वजह से स्टोव खरीदने आया हूं, लेकिन स्टोव अब बहुत महंगा हो गया है। स्टोव के लिए है। क्यों? लोड शेडिंग है, गैस नहीं है। स्टोव घर के लिए बहुत अच्छा है। ये अभी बहुत गैस जा रहा है, गैस के साथ लोड शेडिंग जा रहा है। अभी स्टोव बहुत सही है घर के लिए, इस तरह है। लेकिन सीज़न बहुत महंगा हो गया। पूछा में बहुत सर्दी है, लोड शेडिंग है, लेकिन गैस नहीं, हम लोग स्टोव चाहिए। स्टोव बहुत गर्म है उसके लिए।